Class 12th, Chapter 1st, Electric Charge and Field. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ एक मेन टॉपिक है क्लास 12th के चैप्टर 1st इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। तो देखते हैं हम कूलाम्स लॉ क्या है। कूलाम्स लॉ हमें 1785 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट ने दिया था जिसका नाम था चार्ल्स अगस्टिन कूलाम। तो इन्हीं के नाम पर यह लॉ का नाम रखा गया है कूलाम्स लॉ। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने दो स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर के बीच में फोर्स को मेजर करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। इन दोनों के बीच में जो फोर्स था उसको मेजर करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो जब वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गए तो उन सारे एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन था उन्हें कूलाम्स लॉ का नाम दिया गया। तो ये जो इसने मेजरमेंट किया था ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट की मदद से किया था। उस इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस। टॉर्शन बैलेंस एक ऐसी डिवाइस या ऐसा इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जो बहुत ही ज़्यादा वीक फोर्सेस को मेजर किया करता था दो स्फीयर के बीच में या दो पॉइंट चार्ज के बीच में। और ये डिपेंड करता था कि हम किस सिस्टम में वर्क कर रहे हैं, वैक्यूम में, एयर में या फिर किसी लैब में। तो ये था कूलाम्स लॉ के बारे में। तो आपका जो साइंटिस्ट था इसने दो ऑब्जर्वेशन दिए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है टू स्मॉल चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपका ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड उसका सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो आपका टोटल कूलाम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है? अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट कहता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अगर हम कूलाम्स लॉ को फॉर्मूले के बेसिस पे लिखेंगे तो किस तरीके से लिखाएगा कि आपका जो फोर्स है उसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने मान लिया इस एक चार्ज हमने कंसीडर किया Q1, एक चार्ज हमने कंसीडर किया Q2। इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो है R। तो आपका जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। दूसरा कि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम के। अगर हम इसे कंबाइनली लिखेंगे तो किस तरीके से लिखाएगा? कंबाइनिंग
these equation we get F directly proportional to Q1 upon Q2 R square। हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का यूज़ किया है, उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये जो K है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। K मीडियम पे डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम की बात कर रहे हो। मीडियम किसी भी तरह का हो सकता है, लिक्विड, एयर, स्पेस, ग्लास, कोई भी मीडियम आप ले सकते हो। अगर हम वैक्यूम की बात करें, वैक्यूम की, स्पेस की या फिर एयर की, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर इनवर्स। के का एक फॉर्मूला भी होता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का एक फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन्स नॉट। एप्सिलॉन्स नॉट होता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन्स नॉट होता है परमिटिविटी। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी मीडियम की जिसकी मदद से हम दो चार्जेस के बीच में आसानी से फोर्सेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में प्रेजेंट है। तो परमिटिविटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम which determines the electric force between two charges situated in that medium। तो परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है उस मीडियम की जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करने में मदद करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दो स्टेशनरी चार्जेस को हमने कुछ दूरी पर पानी के अंदर रखा, कुछ दूरी पर पानी के अंदर अगर हम इन दो चार्जेस को रखते हैं तो इन दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है, ये जो फोर्स है वो 1/80th टाइम होता है सेम फोर्स के अगर हम इन दोनों ही चार्जेस को एयर में रखें। अगर हमने ओपन स्पेस मीडियम में इनको रखा, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो 1/80th टाइम इस फोर्स से ज़्यादा होगा। अगर हम दोनों चार्जेस को एयर में रख रहे हैं या वाटर में रख रहे हैं, दोनों को सेम डिस्टेंस से सेपरेट कर रहे हैं, तो जो आपका फोर्स एयर वाला होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। वो इसीलिए क्योंकि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वाटर की, वो 80 टाइम्स हायर होती है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर की। रिलेटिव परमिटिविटी वाटर की ज़्यादा होती है एयर से, इसलिए एयर में प्रेजेंट चार्जेस का फोर्स 1/80th टाइम्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी वाटर। तो डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में फोर्सेस को डिटरमाइन करते हो। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपका परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। तो परमिटिविटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के बीच में आपके इलेक्ट्रिक फोर्स को डिटरमाइन करती है। जैसे यहाँ पर आपकी जो वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी थी वो 80 टाइम्स ज़्यादा थी, इसलिए आपका जो वाटर का फोर्स है वो 1/80th है एयर के फोर्स के बराबर। तो रिलेटिव परमिटिविटी के हम
पहले कंपैरिजन देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच में। हम रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रेशियो निकालेंगे। रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर हम दो चार्जेस को वैक्यूम में प्लेस करते हैं, ये चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के हमने R से सेपरेट किया है, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो किसके इक्वल आएगा? F वैक्यूम इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि आपका जो K का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली हमने दो चार्जेस को एक मीडियम में प्लेस किया, ये है Q1, ये है Q2, दोनों को हमने R से सेपरेट किया। यहाँ पर हमने इसे वैक्यूम में रखा था, यहाँ पर हम इसे मीडियम में रखेंगे, तो इसमें आपका फोर्स क्या मिलेगा? F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। हमने यहाँ पर मीडियम में रखा है इसलिए सिर्फ ये एप्सिलॉन निकालेगा। नॉट का मतलब होता है वैक्यूम, मतलब इन्फिनिटी। यहाँ पर हमें मीडियम गिवन है तो उसकी वैल्यू सिर्फ एप्सिलॉन से ही हम डिनोट करेंगे, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें रेशो निकालना है, तो हम रेशो निकालेंगे F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये वैल्यू से ये वैल्यू पूरी कट जाएगी, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? F वैक्यूम अपॉन F मीडियम इज इक्वल्स टू दी एप्सिलॉन्स अपॉन एप्सिलॉन्स नॉट। तो ये रहा आपका रेशो रिलेटिव परमिटिविटी का, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। आपकी ये जो वैल्यू होती है कि जो रिलेटिव रेशो होता है रिलेटिव परमिटिविटी का मीडियम से लेकर स्पेस तक का, इसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कप्पा से। इसको इस तरीके से बनाया जाता है, K की तरह दिखता है ये, तो ये इसके बराबर होता है। या फिर हम इसे लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल्स टू F वैक्यूम अपॉन F मीडियम, एंड it can be written as F medium is equals to F vacuum upon K. It means dielectric constant. And जो dielectric constant होता है वैक्यूम का होता है 1, वाटर का होता है 80 एंड एयर का होता है 1.00054। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, बाकी के हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। जनरली वैक्यूम का पूछा जाता है एंड वाटर का पूछा जाता है। तो वैक्यूम का होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 और वाटर का होता है 80। तो आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? द रेशो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस is known as the relative permittivity, and relative permittivity is also known as the dielectric constant. क्लियर है? हमने क्या करा था? रेशो निकाला फोर्स ऑफ वैक्यूम का फोर्स ऑफ मीडियम के बीच में, फिर आपको क्या मिला? एप्सिलॉन्स अपॉन एप्सिलॉन्स नॉट, और इस रेशो को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ने के लिए हम एक सिस्टम कंसीडर करेंगे। उस सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेस होंगे। मैं कंसीडर कर रही हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे कि आपको पता ही है पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो चार्ज इस पे रिपल्शन का फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो Q1 आपका Q2 पे लगा रहा है, तो फोर्स
2 पे लगने वाला ड्यू टू फर्स्ट के कारण उसे हम कहेंगे F21, और जो Q2 Q1 पे लगाएगा उसे हम कहेंगे F12। मतलब पहले पे लगने वाला फोर्स दूसरे के कारण। इन दोनों को हमने सेपरेट किया है एक स्मॉल डिस्टेंस से, जिसको हमने नाम दिया है R। और यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड तो है हमारे पास, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैग्नीट्यूड ही प्रोवाइड करेंगी। अब हमें क्या चाहिए है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे, एक यूनिट वेक्टर का यूज़ करेंगे। तो Q1 की जो डायरेक्शन बताएगा उसे हम कहेंगे F12 यूनिट वेक्टर, जो कि Q1 से Q2 तक ट्रैवल कर रहा है। सिमिलरली F21 जो कि Q2 से Q1 तक की डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ F12 के लिए क्या होगी, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू दी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है। डॉट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R12 कैप। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R12 कैप। और सबको पता ही है कि यूनिट वेक्टर को हम सॉल्व कैसे करते हैं। R वेक्टर इज इक्वल्स टू हो जाएगा R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। यहाँ पर क्या हो जाएगा, R कैप इज इक्वल्स टू R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। ये आपका यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है। तो हम इसे यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डॉट R12 वेक्टर अपॉन R12 मोड। अब ये जो R12 है ये है क्या, ये R12 आपका R के ही बराबर है। चाहे R12 हो चाहे R21 हो, दोनों की वैल्यू किसके बराबर है, R के बराबर है। तो आपको क्या मिलेगा, K Q1 Q2 अपॉन, हम इसकी जगह इसको पुट कर सकते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर। या तो आप R पुट कर लो या फिर R12 पुट कर सकते हो। तो R स्क्वायर डॉट R वेक्टर अपॉन R मोड। हम इसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब डॉट R वेक्टर। तो ये क्या था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। ये आपने कब का वेक्टर फॉर्म निकाला है, जब आपका Q1 पे Q2 के द्वारा जो फोर्स लगा है उसके लिए जो वेक्टर फॉर्म लिखाएगा वो इस तरीके से लिखाएगा। सिमिलरली आप इसके लिए भी निकाल सकते हो, F21 के लिए भी, कि जो Q1 है जो Q2 पे फोर्स लगा रहा है वो कितना फोर्स प्रोवाइड करेगा। लगभग दोनों की वैल्यू सेम आती है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होता है, तो इन दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट होगा। एंड सिमिलरली अगर हम अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स निकालते हैं वो किस तरह का निकलता, आपका अट्रैक्टिव फोर्स निकलता। आप इस तरीके से कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली आप F21 के लिए भी लिख सकते हैं। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।